अभी रिसेंटली महाराष्ट्र से बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मराठी में बोलो अभी। मराठी बोल। अरे मराठी बोलना नाही जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग एक बैंक मैनेजर को मराठी बोलने के लिए धमकाते नजर आए। बैंक चल रहा है इतना बड़ा, मान लीजिए ऑल इंडिया। अरे आप क्या चालू है? आप बैंक मैनेजर है ना? तुमच्यापासून चालू करा। तुम्ही मॅनेजर मॅनेजरला तर आलंच पाहिजे मराठी. असं बोलतो की तुला कळतच नाही. मॅनेजरला तर मराठी आलंच पाहिजे. ठीक आहे मी आहे. हा काय वहीं जब एक कर्मचारी जो खुद एक मराठी है बीच बचाव के लिए आया तब उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारा गया। कस्टमर लोकांचा त्रास होतो का? इसी तरह एक और बैंक में भी यही सीन देखने को मिला, जहां ये कहकर धमकाया गया कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। तुम्ही काय बोलता? ग्राहकांशी काय बोलता? मी तुमचा ग्राहक आहे. पुन्हा जाके बोलू नाही तुम्हाला बोलू का? इधर बोल, नीट बोल, प्रेमात बोल. पुन्हा जाके क्या? हां, जास्त हीरो बनतो. पुन्हा जाके क्या? नहीं दिखाने का. इधर नौकरी करता है ना तो मराठी सीखने का. इधर हमको एटीट्यूड नहीं दिखाने का. समझे ना? हम भी अनपढ़ नहीं है. अब मराठी में ही बोलना पड़ेगा। एक टाइम के लिए ये एक्सेप्ट कर भी लिया जाए, पर गाना भी मराठी में बजाना पड़ेगा। इट्स समथिंग न्यू जो देखने को मिला। आपने मेरे से पार्टी नहीं बुक कराई थी? आपने जिसने मेरे को पार्टी बुक कराई वो मेरे सामने का बुक कराई है। जगह कहाँ पे? जगह कहाँ पे? जगह कौन सी? आमचं महाराष्ट्रामध्ये मराठी गाणं हे चाललंच पाहिजे. नाही चलेगा. मेरे मतलब अब ये लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है, हिंदी, मराठी और थप्पड़। जहां अब तक हम हिंदी वर्सेस कन्नड़ा या हिंदी वर्सेस तमिल की गुत्थम गुत्थी को देखते आ रहे थे, वहीं अब महाराष्ट्र भी इस लैंग्वेज वॉर का हिस्सा बन चुका है। और ऐसा नहीं है कि सारी समस्या की जड़ सिर्फ हिंदी ही है। अभी हाल ही में कुछ मराठी लोगों ने एक बुजुर्ग बस कंडक्टर को पीट दिया, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने हिंदी बोली, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कन्नड़ा में बात की। Karnataka State Road Transport Corporation bus conductor was allegedly assaulted after an altercation with two students for speaking in Kannada and not Marathi. फिर क्या था? इस इंसिडेंट के बाद कर्नाटका में भी एक मराठी बस ड्राइवर के साथ बदसलूकी की गई। In retaliation, pro-Kannada activists have attacked Maharashtra buses. हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर हफ्ते कोई ना कोई नया स्टेट लैंग्वेज डिबेट की वजह से सुर्खियों में आ जाता है। पर इन सब के बीच एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। भारत में लैंग्वेज डिस्प्यूट का अपना एक प्यारा सा इतिहास है, जिसकी शुरुआत साउथ इंडिया से नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया से हुई थी। This is ideally supposed to replace only English, which is not our language. See, any language which is not my language is a foreign language to me. भारत में लैंग्वेजेस के बीच पहली बार प्यार मोहब्बत देखने को मिली साल 1837 में हिंदी और उर्दू के बीच। दरअसल अंग्रेजों ने फारसी की जगह उर्दू को अलोंग विद इंग्लिश नॉर्दर्न इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। उसी दौरान यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के उत्तर प्रदेश के नेताओं ने हिंदी को उर्दू से रिप्लेस करने की डिमांड की। हालांकि कमाल की बात यह थी कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का जन्म खड़ी बोली से हुआ, इसलिए ये दोनों भाषाएं ऑलमोस्ट बोलने में सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जहां उर्दू फारसी और अरबी लफ्जों के साथ पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट में है, वहीं हिंदी संस्कृत शब्दों के साथ देवनागरी स्क्रिप्ट में है। धीरे धीरे भाषा के इस करण अर्जुन की जोड़ी को तोड़कर जबरदस्ती इन्हें धार्मिक पहचान में बदल दिया गया। हिंदी को हिंदू कल्चर से जोड़ दिया गया और उर्दू को मुस्लिम कल्चर से। इस तरह ये मूवमेंट बड़ी तेजी से बढ़ा। जहां 1903 में अंजुमन ए तरक्की ए उर्दू ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुआ उर्दू को प्रमोट करने के लिए, वहीं 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन लॉन्च हुआ हिंदी को प्रमोट करने के लिए। इस तरह बारूद का एक ऐसा ढेर तैयार किया गया जिसका धमाका हुआ साल 1947 में।
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब पाकिस्तान बनने के साथ उर्दू तो वहाँ की नेशनल लैंग्वेज बन गई। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई क्योंकि इस दौरान हिंदी से फेस ऑफ करने आई साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, जिसे लीड कर रही थी तमिल। हालांकि आजादी से पहले ही साल 1937 के दौरान ये दोनों लैंग्वेजेस आपस में एक बार फेस ऑफ कर चुकी थी। दरअसल राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिंदी को मद्रास के स्कूलों में पढ़ाने के लिए कंपलसरी कर दिया। इस डिसीजन के खिलाफ पेरियार के लीडरशिप में एक जबरदस्त विरोध हुआ जो लगभग 3 साल लंबा चला, जिसके बाद फाइनली 1940 में कांग्रेस ने अपने उस डिसीजन को विड्रॉल कर लिया। अब आजादी के पहले से खराब देश की हालत लैंग्वेजेस की वजह से और ना खराब हो जाए, इसलिए ये डिसाइड हुआ कि देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होगी। पर हिंदी को साइडलाइन भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए हिंदी को नेशनल लैंग्वेज की जगह ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। साथ ही हिंदी तमिल के भाईचारे को ध्यान में रखते हुए टेम्पररीली इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश थी कि अगले 15 सालों के भीतर इंग्लिश की भी ब्रिटिशर्स की तरह देश से विदाई कर दी जाएगी। 1965 तक इंग्लिश के विदाई के बाद हिंदी का सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनना साउथ इंडियन स्टेट्स को कतई पसंद नहीं आने वाला था। फिर क्या था, शुरू हुआ एक जबरदस्त आंदोलन जिसमें डीएमके ने हिंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालात बिगड़ते देख साल 1963 के दौरान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया गया, जिसके तहत इंग्लिश को 1965 के बाद भी ऑफिशियल लैंग्वेज बने रहने का आश्वासन दिया गया। पर तभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के तहत 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसने तब से लेकर आज तक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई को जारी रखा है। फिर 2014 में सत्ता में आई बीजेपी, जिनके आने के बाद एक बार फिर हिंदी को उसी तरह प्रमोट किया गया जैसा कि आजादी के शुरुआती सालों के दौरान हुआ था। जैसे सोशल मीडिया में पूरी तरह हिंदी को अपनाना, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बैंक में हिंदी को प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करना, इवन विदेशों में एस्टेब्लिश एम्बेसी में भी हिंदी को यूज करना, आईपीसी और सीआरपीसी को भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल देना, और एट दी एंड हिंदी दिवस में प्रधानमंत्री मोदी जी का शामिल होना। और एक बात देखिए, हमारे देश में मैं हिंदी साहित्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी भाषा की चर्चा कर रहा हूं। ये सारे इंसिडेंट्स साउथ इंडियन स्टेट्स को नर्वस किए जा रहे थे, और फिर इस ताबूत में आखिरी कील पड़ी साल 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में, जिसमें उसी 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूले को अपनाया गया। इसके तहत राज्य सरकार को केंद्र सरकार से एजुकेशन के सेक्टर में ग्रांट तभी मिलेगी जब उस राज्य में एनईपी को लागू किया जाएगा। यानी एनईपी को लागू करने का मतलब ये था 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूले को भी लागू करना। इवन तमिलनाडु, जो शुरू से ही हिंदी के खिलाफ मूवमेंट को लीड कर रहा है, वहां की डीएमके गवर्नमेंट पे भी दबाव बनाया गया, पर स्टालिन ने एनईपी को तमिलनाडु में लागू करने से साफ मना कर दिया। अब इस एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु को शिक्षा के अंदर दी जाने वाली 2000 करोड़ की एक बड़ी राशि को रोक दिया। फिर क्या था, दोनों सरकारों के बीच एक जंग शुरू हो गया, जिसका असर तमिलनाडु के साथ साथ पार्लियामेंट में भी देखने को मिला, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईपी ना एक्सेप्ट करने के कारण स्टालिन सरकार को अनसिविलाइज्ड और अनडेमोक्रेटिक कहा। इससे हुआ ये कि तमिलनाडु में हिंदी को लेकर मामला और खराब होता चला गया। स्टालिन ने यहां तक कह दिया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 करोड़ भी देगी, फिर भी वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे। तो फिर आखिर क्या है इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, जिसके कारण महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत पूरा साउथ इंडिया इस पॉलिसी का जानी दुश्मन बन गया है। अब सिंपल शब्दों में कहे तो इस फॉर्मूले के तहत हर स्टेट को अपने स्कूलों में 3 लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करना होगा। पहला अपनी एक रीजनल लैंग्वेज, दूसरा इंग्लिश, और तीसरा भारत की कोई एक नेटिव लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु के स्कूलों में पहली भाषा होगी वहां की रीजनल यानी तमिल भाषा,
दूसरी होगी इंग्लिश और तीसरी होगी इंडिया की कोई नेटिव लैंग्वेज जिसमें फिलहाल हिंदी को शामिल किया गया है। और ये कंपलसरी है, यानी अगर ग्रांट चाहिए तो फिर इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यही वजह है कि साउथ इंडियन स्टेट्स इस पॉलिसी को थोपने वाली पॉलिसी बताते हुए इसके खिलाफ है और काफी हद तक ये प्रोटेस्ट सही भी है। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि दिल्ली या यूपी का कोई लड़का है, उसके लिए पहली लैंग्वेज हो जाएगी हिंदी, दूसरी हो जाएगी इंग्लिश और तीसरी आमतौर पर या तो संस्कृत होगी या फिर कहीं कहीं पर उर्दू या पंजाबी। अब अगर न्यूट्रल होकर सोचो तो एज अ थर्ड लैंग्वेज हमें संस्कृत तक समझने में प्रॉब्लम होती है। अब अगर संस्कृत की जगह कन्नड़ या तमिल रख दिया जाए तो हमारा रिएक्शन कैसा होगा? बिल्कुल वैसा ही जैसा साउथ इंडियन स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। आई थिंक इस मामले में ये राइट उस राज्य पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपने राज्य में कौन सा नेटिव लैंग्वेज अडॉप्ट करना चाहता है। पर अब इसका मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज के नाम पर जो गुंडागर्दी की जाती है वो कहीं से भी सही हो। लोगों को धमकाना, उन्हें उनके ही सामने उनकी राज्य और उनकी भाषा का अपमान करना और ये कहना कि अगर हिंदी बोलनी है तो अपने राज्य में जाकर बोलो, ये गलत है। साथ ही हिंदी भाषी लोग जो लंबे समय तक किसी और दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो वहाँ की लैंग्वेज को अडेप्ट कर सके, भले ही वो टूटी फूटी ही क्यों ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो सके तो कमेंट सेक्शन में इस विषय से जुड़ी अपनी कोई भी राय जरूर दे। साथ ही हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।